हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में जा कर के आप उसका पहला पार्ट देख लीजिए, जहाँ से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसमें कि हमने बिहार का आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति और बहावी आंदोलन, मुजफ्फरपुर बम कांड जैसे कई महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तृत रूप में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो आज उसका सेकेंड पार्ट है जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं, और एक एक करके इसको नोट्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ताकि आने वाली बीपीएससी की परीक्षाओं और बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षाओं में आपको ये पूरी तरह से हेल्प करे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा हेडिंग है बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय। इसका उदय किस प्रकार हुआ है उसको हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थापना के समय से ही राजनीतिक चेतना का उदय हो गया था, लेकिन बिहार में इसका विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना आप लोग को पता होगा 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तब से लेकर के धीरे धीरे ये गतिविधियां बिहार में भी बढ़ी, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने छात्र जीवन से ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रभावित रहे। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना करवाई गई थी। इन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से अनुमति लेकर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने पुणे चले गए थे। महेंद्र प्रसाद जो हैं ये तत्कालीन डीएम भी थे और इनके बड़े भाई हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले जी का इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था युवाओं को संगठित करके नीतिगत तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग को रखना। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्यालय कहेगा तो पुणे में था, और इसके सक्रिय सदस्यों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अनंत पटवर्धन, जी द्रविड़, न्यतेश अप्पा, गोपाल कृष्ण देवधर आदि प्रमुख नाम थे। तो कुछ नाम आप जरूर याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नोट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के समय कहा था। ये स्टेटमेंट है जो कई बार लिखा भी जाता है, मेंस में आप इसका बेहतर यूज कर सकते हैं, तो आप ज़रूर याद रखेंगे इसको। क्या है कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम के हमले के समान है। यानी कि जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, ये विभाजन जो है हमारे ऊपर बम के हमले के समान है। कौन बोला था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर एसएन बनर्जी कई बार हम लोग लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों की बात करेगा तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण प्रसाद और रामदयालु सिंह, ये नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं, बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी, इससे संबंधित हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, बिहार की परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये पीवाईक्यू की तरह आपको काम करेगा, तो ध्यान रखेंगे। बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर बिहार में भी कई संगठन स्थापित किए जाने लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी बंगाल से, तो बंगाल की तरह ही अन्य जगहों पर भी कुछ संगठनों का स्थापना किया जा रहा था, जिनमें बिहार भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा था। इसी क्रम में 3 मार्च 1909 को अशफाक खान के नेतृत्व में दरभंगा के राज मैदान में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और इसी अवसर पर बॉयज एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो देखिए, बॉयज एसोसिएशन कब हुआ? 3 मार्च 1909 को। कौन किया है? तो अशफाक खान के नेतृत्व में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बॉयज एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। जबकि सचिव की बात करेगा तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे, और इसके सक्रिय सदस्यों में अन्य लोगों में दीनानाथ झा हो गए, बिहारी बनर्जी हो गए, जगदेश्वर प्रसाद झा हो गए आदि प्रमुख नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा, कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके सचिव, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 जनवरी 1901 ईस्वी को दरभंगा में ही सरस्वती अकादमी की भी स्थापना की गई थी, और जिसके संस्थापक कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे, जबकि अन्य सदस्यों में ब्रजकिशोर प्रसाद और सतीश चंद्र चक्रवर्ती रहेंगे। देखिए, आप संस्था का नाम और ये कब और कहाँ स्थापित हुआ है और संस्थापक कौन है उनको जरूर याद रखिएगा। जैसे 1 जनवरी 1901 सरस्वती अकादमी, दरभंगा जगह, और कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके संस्थापक। तो ये 4 नाम बिल्कुल याद रखिएगा, फैक्चुअल है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे हुए भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
सरस्वती अकादमी एक पाठशाला थी जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या था सरस्वती अकादमी? तो एक पाठशाला थी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बंग भंग आंदोलन को, ठीक है। तो इसको देखना ज़रूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव जो है बिहार में भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए इसे हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं। नेशनल वाला लगभग आप लोग पढ़े ही होंगे कई बार कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुई थी कर्जन के द्वारा। उसके बाद इसको लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को और रद्द कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली दरबार में। और इसमें एक डेट और रहती है 7 अगस्त 1905 का, जिसको याद रखिएगा। टाउन हॉल में एक बैठक होती है जहाँ से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों डेट चारों आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब इसी के बारे में देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार पर किस तरह से रहेगा। तो वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो उस समय बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसी समय सरस्वती अकादमी के प्रधानाध्यापक की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस जो है जैसे देश में मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पे, उसी तरह यहाँ पे मनाया गया था। लोगों ने गंगा में स्नान किया और कुछ क्षेत्रों में लोगों ने व्रत भी रखे थे इसके विरोध में। बिहार में बड़े पैमाने पर युवाओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया और इसी संदर्भ में वर्ष 1906 में पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की भी स्थापना की गई थी, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन था। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना जो है वो पटना कॉलेज कैंपस में ही हुई थी। श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजस्वी प्रसाद ने किया था, जिसमें प्रमुख भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी निभाई थी। तो ये नाम याद रख सकते हैं आप लोग बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक की अध्यक्षता शरफुद्दीन ने की थी, ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी। नोट में है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस बैठक में सभी छात्र नौजवानों ने स्वदेशी के उपयोग पर बल देने को कहा था। रीज़न वही था कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो सभी लोग क्या चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट किया जाए। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए थे और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। तो ये भी आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का विकास। जैसे कांग्रेस की स्थापना नेशनल लेवल पे तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसी को अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में इसका विकास किस क्रम में हुआ है। बिहार देखिए, अब इसी कांग्रेस की व्यापकता को हम लोग बिहार में समझेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है आप लोग को पता ही होगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसका प्रभाव जो है वो बिहार में भी रहा। लेकिन कुछ समय के बाद बिहार के लोगों में कांग्रेस के प्रति समर्पण कम होने लगा। शुरू में तो दिखा नया नया संगठन था, लेकिन जैसे ही कम हुआ तो उसके बाद बिहार में कांग्रेस की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नवंबर 1908 में सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर, वैसे भी अभी आप लोग जान रहे होंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? हाजीपुर के सोनपुर में है, अभी भी लगता है। आप लोग अगर लगे तो जाके घूम सकते हैं, अच्छा जगह है। सरफराज हुसैन खान के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया गया, कहाँ पे? सोनपुर मेला 1908 में सरफराज हुसैन के नेतृत्व में। और इसी अवसर पर बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, यानी कि बिहार के लेवल पर कांग्रेस को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नवंबर 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक पटना में आयोजित की गई, जिसमें कई पदाधिकारी बनाए गए थे। जैसे अध्यक्ष की बात करेगा तो हसन इमाम को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष 5 बने थे, जिसमें मजहरुल हक, सरफराज हुसैन खान, बहादुर मेहता, कृष्ण सहाय, परमेश्वर नारायण और कोषाध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा तथा सचिव के रूप में परमेश्वर लाल, नजमुद्दीन हौदा और दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। तो इसमें देखिए अध्यक्ष आप जरूर याद रखेंगे, ये हसन इमाम थे, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा बैठक कहेगा तो ये भागलपुर में हुआ। पहला हुआ था पटना में, दूसरा हो रहा है भागलपुर में 9 से 10 अप्रैल 1909 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। इसी सम्मेलन में चर्चा किया गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस का एक सम्मेलन बिहार में होना चाहिए। यही बिहार में जो बात की गई थी, फिर आगे चल के 1912 में बिहार में 27वां कांग्रेस का अधिवेशन होगा। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और डिटेल में। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें बिहार की ओर से 39 लोग जो है इसमें भाग लिए थे और इसी सम्मेलन में एक अधिवेशन बिहार में करने की
मांग की गई थी। तो जस्ट इसी के बाद होता है 1911 का सम्मेलन। तो 1911 में ऑलरेडी बता दिया गया था कि सम्मेलन जो है वो कहीं और होने वाला है, इसीलिए 11 न करके 1912 में जो है पटना में इसको आयोजित किया गया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कांग्रेस का पटना अधिवेशन क्या घटनाएं घटी थी और क्या क्या फीचर्स थे इसके, जो कि परीक्षा में कई बार पूछता है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था 1912 में। इसके लिए विशेष प्रयास हसन इमाम और मजहरुल हक ने किया था। तो इन दोनों लोगों के विशेष प्रयास से 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित हुआ। पटना अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेगा तो आर एन मधोलकर ने किया था, जिनका पूरा नाम रघुनाथ नरसिंह मधोलकर था। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। जबकि स्वागतकारिणी समिति की अध्यक्ष जो है वो मजहरुल हक तथा सचिव जो है वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो आप अच्छे से इसको देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में बिहार के कुछ नेताओं को कांग्रेस का स्थायी मेंबर भी बनाया गया था। कौन कौन थे? तो मजहरुल हक, हसन इमाम, सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जी, परमेश्वर लाल को, गोपाल शरण सिंह को, नंदन सिंह को, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह को। तो इनके जैसे लोगों को कांग्रेस का परमानेंट मेंबर भी बना दिया गया था। नोट में है कि वर्ष 1914 में कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है ब्रिटेन भेजा गया था। अब इस ब्रिटेन भेजे गए डेलीगेशन में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से कि 2 लोग बिहार से ही शामिल थे। एक तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और दूसरे मजहरुल हक, ये 2 लोग बिहार से थे। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, BN वर्मा और भूपेंद्र नाथ बसु को भी शामिल करके ब्रिटेन भेजा गया था, ताकि वहाँ जाके भारतीयों के हित में ये लोग कार्य कर सकें। देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम। ऐसे वर्तमान में ये अभी पटना विश्वविद्यालय आप लोग जान रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी का नाम सभी जान रहे होंगे। तो इसकी स्थापना से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1917 में बात करेगा तो पटना विश्वविद्यालय बना था, ये याद रखिएगा 1917 में। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 1916 में सर शंकरन नायर के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कौन किया था? सर शंकरन नायर किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर शंकरन नायर। इस विधेयक पर चर्चा हेतु नवंबर 1916 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पटना के बांकीपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई थी। इसमें इस विधेयक के कुछ धाराओं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपत्ति दर्ज की थी। ठीक है, अब इनकी आपत्ति दर्ज करने के बाद इन धाराओं में क्या किया गया कि कुछ संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद इस विधेयक को दिसंबर 1916 में पुनः पेश किया गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, सबको पता होगा इसके बारे में। अब यहाँ से अनुमति मिलती है और उसके बाद अक्टूबर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। तो अभी वर्तमान में 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं होम रूल आंदोलन का बिहार पर प्रभाव। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और सभी टॉपिक जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई टॉपिक या फिर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट होम रूल आंदोलन का बिहार पर प्रभाव। होम रूल आंदोलन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे होंगे कि नेशनल जो स्टेटस था उसमें 1916 में BG तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा इसको प्रचारित किया गया था। ठीक है, वही चीज़ अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जो है और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन का प्रभाव जो है वो बिहार में भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को एक बैठक का आयोजन किया गया था और इसी दौरान होम रूल लीग स्थापित किया गया था, जिसमें कुछ पदाधिकारी भी बनाए गए थे। तो पटना होम रूल लीग जो बना था उसमें देख लीजिए कौन कौन रहेंगे। ये बिहार के लिए स्पेशल था। इसमें अध्यक्ष जो है वो मजहरुल हक को बनाया गया है, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को, जबकि सचिव जो है वैद्य नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को बनाया गया है। तो आप अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखेंगे, मजहरुल हक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि होम रूल आंदोलन के संबंध में एनी बेसेंट जो है 2 बार बिहार में आई हैं। तो ये पूछता है कभी कभी। तो पहली बार जो आई थी 18 अप्रैल 1918 को पटना पहुंचते हैं और पटना में भिखना पहाड़ी, अभी भी अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल जानते होंगे, पटना में भिखना पहाड़ी एक जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मुसल्लापुर हाट में। ठीक है, इसी जगह पर अवस्थित पूर्णेंदु नारायण सिन्हा का जो घर था यहीं पे जाके रुकी थी। अभी वर्तमान में भी आप जाइएगा तो ये घर अभी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
दूसरा है कि एनी बेसेंट दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो पहली बार में इनको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए ताकि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन फिर इनको दोबारा आना पड़ता है 25 जुलाई 1918 को, और होम रूल लीग आंदोलन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम को मना लेती हैं और ये लोग इसका समर्थन कर देते हैं, और इस प्रकार बिहार में भी होम रूल लीग आंदोलन जो है वो व्यापक रूप से चलना शुरू हो जाता है। पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव जो थे रायपूरन चंद, इन्होंने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का सुझाव दिया था, जो कि एक बेहतर सकारात्मक कार्य थे। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में वकीलों और व्यापारियों के सहयोग से होम रूल लीग स्थापित किए, जो कि पटना होम रूल लीग के अलावा दूसरा सक्रिय होम रूल लीग संगठन था। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। अब नेशनल वाला तो आप लोग पढ़े ही होंगे। नेशनल वाला जो था, नेशनल वाले में देखिए अप्रैल की बात करेगा तो 28 अप्रैल से जो है वो बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, और जबकि इस सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा इसको पूरे भारत में शुरू किया गया था, जबकि इनका मुंबई और पुणे वाले क्षेत्र में ही सीमित रह गया था। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि इसको आप ध्यान दे सकें। और यहीं पे बीजी तिलक के द्वारा जो नारा दिया गया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये इसी से संबंधित है। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चंपारण में नील की खेती, कृषि और किसानों की समस्या। चंपारण समस्या आप लोग पढ़े होंगे कई बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीटी और मेंस दोनों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पीटी में कम भी पूछे गए तो मेंस में पक्का ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए इसको समझते हैं। आपके सामने एक छोटा सा बिहार का मैप बना हुआ है। इस मैप में आपको पता है कि बीच से गंगा नदी गुजरती है, और गंगा नदी के जस्ट ऊपर ये जो चंपारण वाला एरिया है अभी दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण। तो ये चंपारण का जो एरिया था यहाँ पे मिलती है पिडमाउंट सॉइल, और ये पिडमाउंट सॉइल जो होती है नील की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं मिलती, बिहार में चंपारण वाले ज़िले में, जबकि पश्चिम बंगाल में कहेगा तो नदिया ज़िला जो था वहाँ पे भी ये मिलता है। तो एक बार विद्रोह जो है वो नदिया ज़िला में हो चुका था, और उसी का फिर दूसरा और व्यापक विद्रोह जो देखने को मिला चंपारण में देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीन कठिया प्रथा, नील की खेती, और इसी से संबंधित है ये चंपारण विद्रोह, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे ताकि अगर आपसे मेंस में भी पूछे तो आप उसको ईजिली लिख सकें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में पिडमाउंट मिट्टी पाई जाती है, जो कि नील की कृषि के लिए आदर्श मिट्टी है, जैसा कि आपको बताया है। इसीलिए इस क्षेत्र में पहली बार 1813 ईस्वी में कर्नल हिक्की के द्वारा जो है नील व्यवसायी था, इसने 12 नामक जगह पर एक नील की कोठी स्थापित की थी, ठीक है। बेतिया और रामनगर के क्षेत्र में वर्ष 1875 तक लगभग 100 कोठी स्थापित हो गई थी, और स्थानीय किसानों से नील व्यवसायियों ने पट्टे पर ज़मीन लेकर नील की कृषि शुरू कर दी थी। यानी कि पट्टा यानी कि कुछ पैसा दे करके आप ज़मीन ले लिए और उसके बाद अपने अनुसार खेती करवाने लगे। किस चीज़ की? तो नील की। अंग्रेज़ों के द्वारा दो प्रकार से नील की कृषि करवाई जाती थी। पहला तो जिरात मतलब कि इसके तहत हल बैल के साथ लोगों को नील की कृषि के लिए अस्थायी रूप से रखा जाता था, तो ये होता था जिरात। और एक होता था आसामी बार। तो आसामी बार जो होता है ये 3 तरह से था, एक तो 3 कठिया, कुर्तौली, खुश्की, और इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 कठिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आसामी बार। इसके तहत नीलहे जो गोरे थे रैयत यानी किसानों के खेत में नील की कृषि करवाते थे, जो 3 तरह से था। पहला 3 कठिया क्या होता था? तो इसके तहत रैयत जो किसान थे इनके 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा में से भूमि पर 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, जो कि 25 से 30 वर्षों के लिए एक टेंडर की तरह कार्य करता था। नील के उत्पादन के क्रम में नीलहे गोरे जो थे मूल्य तय करते थे, जो अत्यंत कम होता था, और उत्पादन नहीं होने पर भारी जुर्माना भी लगाते थे, जिसके कारण लोगों में भारी आक्रोश था और किसान जो है वो पूरी तरह से दयनीय अवस्था में जा रहे थे और ऋण के चक्र में फंसते जा रहे थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें 3/20 कट्ठा इसी की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना, यही है आपका 3 कठिया पद्धति। नेक्स्ट था आपका एक कुर्तौली में बताया गया है कि इसके तहत रैयत जो है अपना खेत और घर नीलहे गोरे को गिरवी रख देते थे। नीलहे गोरे इसमें ब्रिटिश को कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीलहे गोरे को गिरवी रख देते थे। जबकि खुश्की की बात करें तो यह चंपारण में नहीं था, और इसके तहत वैसे लोगों से खेती करवाई जाती थी जो कि कोठी से संबंधित लोग नहीं होते थे, ठीक है।
चलिए अब हम लोग चंपारण की तरफ आते हैं। नीलहे गोरे के अत्याचार के खिलाफ पहली बार आप लोग को बताए थे पश्चिम बंगाल के नदिया जिला और यशोहर जिले में किसानों ने ऑलरेडी आवाज़ उठाई थी और वो सक्सेस भी हो गए थे वहाँ पे। नीलहे गोरे के अत्याचार को पहली बार 1859 में हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र में हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा एक लेख के रूप में दिखाया गया था कि आखिर ये किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं नीलहे गोरे। वर्ष 1860 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नीलहे गोरों के अत्याचार का सजीव चित्रण किया है, आप इसको भी देख सकते हैं। दीनबंधु मित्र का है कौन सा, नील दर्पण। वर्ष 1861 में मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में भी किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार होने के कारण नील के मांग में कमी हो गई थी। इसके बावजूद नील की खेती करवाई जाती थी। इसके विरुद्ध जो है 1867 में चंपारण जिले के जोकेतिया गांव के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये विरोध अलग स्वरूप धारण करेगा। समय समय पर नीलहे गोरों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जो था होते रहता था। इसी संदर्भ में 1908 में WG गोरले समिति का गठन किया जाता है और इसने नील की खेती बंद करने और नील किसानों के मूल्य को बढ़ाने का सिफारिश भी किया था। इसमें बताया गया था कि नील किसानों को प्रति एकड़ आप 13.5 यानी कि 13.5 रुपया दीजिए, जो कि पहले 6.5 रुपया था। ठीक है, तो इसकी बात की गई थी WG गोरले समिति के द्वारा। स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों ने सिंचाई अर्थात पैन खर्चा 1 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3 रुपये बीघा कर दिया, यानी कि एक तरफ देंगे तो दूसरी तरफ से हम लोग वसूल कर लेंगे। अब जिसके विरुद्ध किसानों ने विरोध फिर से शुरू कर दिया। अब इसमें बताया गया था कि जो नील की खेती करेंगे उसको पैन यानी कि पानी का खर्चा, सिंचाई का खर्चा जो है वो 1 रुपया बीघा दिया जाएगा, और जो नहीं करेंगे नील का खेती उसको 3 रुपया बीघा दिया जाएगा। तो इस तरह से भी ये इनका शोषण शुरू कर दिए थे। जब इतनी घटनाएं हो रही थी चंपारण में, तब गांधी जी की अब एंट्री होगी इस चंपारण आंदोलन में, और यहीं से गांधी जो है एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। चंपारण के किसानों ने नीलहे गोरों के विरुद्ध जो है समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया और इसका नेतृत्व करने के लिए अब राजकुमार शुक्ल जी के जो हैं वो सम्मुख आ गए थे। राजकुमार शुक्ल जो हैं वो पश्चिम चंपारण के मुरली भरा हुआ गाँव के निवासी थे और एक किसान थे। राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसान प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। जैसे 1916 का लखनऊ अधिवेशन सबको पता होगा, तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल को किसान प्रतिनिधि के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ उपस्थित हुए थे। लखनऊ अधिवेशन में बिहार की ओर से 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। पहला पटना विश्वविद्यालय विधेयक, जो कि 1917 में बन गया था, पता ही होगा आपको, और दूसरा चंपारण में नील की खेती करने वाले रैयतों के संबंध में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है नील किसानों की समस्या के समाधान हेतु कांग्रेस के विभिन्न नेताओं से मिले, लेकिन इनको किसी भी तरह का क्लियर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और इसी संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक के सलाह पर ये गांधी जी से मिले। इन्होंने कहा बीजी तिलक ने कि आप जाकर के गांधी जी से मिलिए, वो आपके कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पहली बार गांधी जी से जब ये मिले तो इन्होंने बोला कि हम इस विषय पर बोलेंगे नहीं, मंच पर जा कर के हम इसको इग्नोर करते हैं, मतलब उतना ध्यान ही नहीं दिया था गांधी जी ने इस पर। राजकुमार शुक्ल जो है वो दोबारा गांधी जी से मिलते हैं और नील किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं और चंपारण आ करके इनके समस्याओं को समाप्त करने का आग्रह करते हैं। अब इसके बाद गांधी जी जो हैं थोड़ा सा देखते हैं कि ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, तो ये खुश हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ठीक है, हम समय आएगा तो आपको आश्वासन देते हैं कि हम चंपारण आएंगे और आपकी समस्या देखेंगे। राजकुमार शुक्ल जो है कई बार उनका अब इंतज़ार करने लगे, गांधी जी आ नहीं रहे थे, तो गांधी जी को पत्राचार के माध्यम से यानी कि पत्र लिख करके चंपारण आने के लिए याद दिलवाते रहे बीच बीच में। इसी क्रम में गांधी जी ने 16 मार्च 1917 को राजकुमार शुक्ल के नाम से एक पत्र लिखा और इनको सूचना दिया कि ठीक है, हम अगले माह जो है वो पहले सप्ताह में कुछ निजी कार्यों से कोलकाता जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गुजरात इनका घर था, इनको जाना था कोलकाता और इसी बीच में पड़ता है बिहार। तो इसी क्रम में ये बोले थे कि ठीक है, हम जाएंगे जब कोलकाता तो आके आपके चंपारण को घूम लेंगे। 4 अप्रैल 1917 को पुनः राजकुमार शुक्ल जो है इनकी मुलाकात कोलकाता में भूपेंद्र नाथ बसु के घर पर हुआ। अब जैसे हुआ ये था कि 2-3 बार ये गांधी जी से मिले, बात किए, लेकिन गांधी जी आ ही नहीं रहे थे। कभी ब्रिटेन चले जा रहे थे, कभी कोलकाता चले जा रहे हैं, कभी साउथ चले जा रहे थे। तो अब इस बार जब ये कोलकाता जाने की बात किए थे तो इस बार राजकुमार शुक्ल पहले से जाके कोलकाता बैठ गए थे, बल्कि इस बार तो गांधी जी से मिल के ही जाना है।
तो 4 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भूपेंद्र नाथ बसु के घर पे ऑलरेडी राजकुमार शुक्ल बैठे हुए थे। तो इनके दृढ़ निश्चयी विश्वास को देख करके गांधी जी वहाँ पर कुछ समय बिताते हैं और 9 अप्रैल को बिहार के लिए बोलते हैं कि चलो इस बार हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तो ये बिहार के लिए 9 अप्रैल को रवाना हो जाते हैं और गांधी जी पहली बार 10 अप्रैल 1917 को बांकीपुर रेलवे स्टेशन, जो कि अभी वर्तमान में पटना जंक्शन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 10 अप्रैल 1917 को आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इनका भव्य स्वागत किया जाता है कि कोई विदेश से पढ़ा लिखा एडवोकेट जो है वो बिहार की समस्या को समाधान करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर विश्राम करते हैं और उसके तुरंत बाद ये मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को ही मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाध्यापक JB कृपलानी के नेतृत्व में इनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, गांधी जी जो हैं वो 14 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर के एक गांव से गुजर रहे थे और वहां स्थित जो किसान थे उनकी दयनीय स्थिति देखकर इनको इतना आघात पहुंचा था कि इन्होंने कहा कि अब जब तक भारत के गांवों में लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को रामनवमी प्रसाद और धरणीधर के साथ मोतिहारी पहुंचते हैं और मोतिहारी के प्रसिद्ध वकील गोरख प्रसाद के घर पर जाकर रुकते हैं। उसके बाद किसानों की स्थिति जानने के लिए ये जसोलपट्टी गांव था वहीं का, वहां पर जाते हैं और किसानों की से मिलते हैं और उनके वर्तमान चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। और उनकी स्थिति देखकर गांधी जी ने सहसा कहा था कि अब जब तक इन किसानों की समस्या का हम समाधान नहीं कर देंगे तब तक हम चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब देखिए आपको पीटी में कम, मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पीटी में इसके फैक्ट्स आप याद कर लीजिए और मेंस में ये आपको लिखने के लिए हेल्प करेगा। चंपारण का तत्कालीन मजिस्ट्रेट था WB हाईकॉक। इसने गांधी जी के नाम से एक समन जारी किया, नोटिस जारी किया कि आप यहाँ आए हैं तो अगली सुबह की गाड़ी पकड़िए पहली और सीधे चंपारण से आप बाहर चले जाइए जहाँ से आए थे। और साथ ही साथ चंपारण में धारा 144 भी लागू कर दी थी। ठीक है, तो अब इनके लिए अब नॉर्मली आप समझ सकते हैं, जैसे गाना था ना कि सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ, तो वही वाला चीज़ WB हाईकॉक ने किया था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं और पुनः मोतिहारी अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में 18 अप्रैल 1917 को उपस्थित होने का इनको आदेश दिया जाता है कि अगर वैसा नहीं कीजिएगा तो अब आप कोर्ट में आइए, आपको सज़ा सुनाई जाएगी। तय समय पर गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं और उस दिन सज़ा का ऐलान करने के लिए 21 अप्रैल 1917 की तारीख तय की जाती है कि आपको इस दिन सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन 21 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी तय समय पर कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें 100 रुपये की राशि और 2 जमानतदार के साथ जमानत लेने का आग्रह किया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि भाई देखिए, हम यहाँ पे आए हैं तो ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही यहाँ हमको कोई जानने वाले हैं, तो दोनों तरफ से मेरे पास कोई भी एक चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने दोनों शर्तें मानने से इनकार कर दिया। तब अपनी पहचान के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। कारण ये था कि ये नेशनल जो कांग्रेस मूवमेंट था ये उसके भी मेंबर थे, तो वहाँ से जब प्रेशर आने लगा तब यहाँ के कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया और यहाँ तक कहा कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप जांच करिए, हम उसमें सहायता करेंगे। इसीलिए कोर्ट का है कि जब आप किसानों की समस्या का जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं और ज़रूरत पड़ने पर सरकार भी आपका सहयोग करेगी। ये कहकर गांधी जी को यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गांधी जी कहते हैं कि देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष अब हम सबक के रूप में देने वाले हैं। गांधी जी 22 अप्रैल 1917 को पहली बार बेतिया पहुंचते हैं और वहां किसानों की समस्या को सुनते हैं और बैठ करके सबकी समस्याओं को लिखते हैं। अंततः 13 मई 1917 को ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप देते हैं, पूरी समस्याओं को सुनने, लिखने, समझने के बाद। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जो थे वो सर एडवर्ड अल्बर्ट ग्रेट थे, सर अल्बर्ट एडवर्ड ग्रेट। किसानों की समस्या के संबंध में गांधी जी को रांची बुलाया जाता है, जहां 4, 5, 6 जून 1917 को मीटिंग होती है, जिसमें गांधी जी ने एक समिति गठन करने का सुझाव दिया कि यदि आपको लग रहा है ऐसा है तो आप समिति का गठन कीजिए और जैसा समिति कहेगी वैसा हम लोग करेंगे। गांधी जी के सुझाव पर FG सलाई के नेतृत्व में चंपारण कृषक जांच समिति का गठन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फैक्ट के रूप में। चंपारण कृषक जांच समिति का गठन हुआ जिसमें 6 मेंबर थे। पहला, इस चंपारण कृषक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई थे। मेंबर में कौन रहेंगे? तो DJ रीड, G रैनी, LC यादव। तो ये तीनों अंग्रेज और गांधी जी, हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह, ये तीनों भारतीय, 3 अंग्रेज और 3 भारतीय इसमें मेंबर बनते हैं और FG सलाई इसके अध्यक्ष रहते हैं। चंपारण कृषक जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को होती है और बेतिया में इसको आयोजित किया जाता है। समय समय पर कई बार इसकी बैठकें करवाई जाती है और फाइनली 3 अक्टूबर 1917 को मोतिहारी में इसकी फाइनल बैठक आयोजित की जाती है और 4 अक्टूबर 1917 को इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है वो तत्कालीन सरकार को सौंप दिया। सरकार ने 18 अक्टूबर 1917 को समिति की सिफारिशें मान ली जो समिति ने सिफारिश की थी और इसमें 3 प्रमुख प्रावधान शामिल किए। पहला, नील की खेती बंद कर दी जाए क्योंकि इससे किसान जो हैं वो बदतर स्थिति में और चले जा रहे हैं और ऋण की ग्रस्तता से ग्रसित हैं। नील के किसानों से इस वर्ष का कर जो है वो न वसूला जाए और जो भी नकदी कर दिए हैं उनका 25% उनको वापस कर दिया जाए, ठीक है। और उत्पादन नहीं होने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और ना ही इन पर कोई टैक्स वैसा वसूली करना है आपको, ठीक है। जो स्वेच्छा से चाहेंगे कि हम नील की खेती करना चाहते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इस प्रकार 25% कर की वापसी के साथ ही ये आंदोलन सफल हो जाता है और गांधी जी पूरे भारतवर्ष में एक महान नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल नोट है, देख लीजिए। जैसे चंपारण सत्याग्रह के क्रम में गांधी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, नरसिंह पारिक आदि जो है इनके साथ वर्क कर रहे थे, जबकि इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव जो महादेव देसाई थे ये भी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये सब चीज़ आप लोग को ज़रूरी है जानने के लिए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर यहीं पर बत्तख मियाँ अंसारी ने गांधी जी की जान बचाई थी, जहाँ पर जहर वाला शरबत इनको दिया गया था पीने के लिए। ये देखिए 67वीं BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि गांधी जी की जान जो है वो जहर के प्याले से किसने बताई थी? तो बत्तख मियाँ अंसारी ने पिलाई थी। अब इसमें देखिए हुआ क्या था कि जैसे बत्तख मियाँ इनके खाना बनाने वाले कुक थे, तो इनको ब्रिटिश ने पैसा दे करके बोला था कि आप इनको जहर दे के मार दीजिए, आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब ये जहर का प्याला लेकर के गांधी जी के सामने खड़े हुए थे तो इनके मन में ऐसी भावनाएं आ गई थी कि नहीं, ये हमारे राज्य को, हमारे देश को एक बेहतर स्वरूप देने के लिए आए हुए हैं, तो हम इनकी जान नहीं ले सकते हैं। तो यही प्याला जो है इन्होंने गिरा दिया था, इनको पीने नहीं दिया था। इसी वजह से लोग कहते हैं कि बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। और ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को बड़हरवा लखनसिंह गांव में एक पाठशाला भी स्थापित की थी जिसके शिक्षक बब्बन गोखले और अवंतिका बाई को बनाया गया था। इस पाठशाला के लिए शिव गुलाम लाल ने अपनी ज़मीन को दान दिया था, घर को। गांधी जी ने 20 नवंबर 1917 को भितिहरवा गांव में दूसरी पाठशाला स्थापित की थी और गांधी जी सत्याग्रह के बाद जो है मोतिहारी कार्यालय का सारा जिम्मेदारी या चाबी कह लीजिए उस घर का जनकधारी प्रसाद को ही दे करके निकल गए थे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेतिया में जो अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, कौन सा होम रूल लीगा मूवमेंट, उसको भी प्रमोट करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। तो ये वहाँ के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आए थे। राजकुमार शुक्ल का पत्र जो है वो पीर मोहम्मद मुनीस लिखा करते थे। ये प्रश्न भी पूछा हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी से देखिए शुरू में आपको बताया था ना पत्राचार से बार बार कनेक्ट करते थे, तो ये कनेक्ट करने का काम जो था राजकुमार शुक्ल का, ये पीर मोहम्मद मुनीसी जो हैं इनके पत्र को लिखा करते थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध कहेगा तो NG रंगा कर रहे थे चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये कहते थे कि आपको 100% जो है वो पैसा वापस करिए, जबकि ब्रिटिश आपको सिर्फ 25% ही दे रही है, ठीक है, इसलिए इनका विरोध था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट के साथ साथ मेंस के लिए भी हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और एक बार आप कहानी की तरह इसको समझ लीजिएगा तो आप किसी भी परीक्षा में आसानी से उन चीज़ों को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था
और जब मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया था। ये खलीफा नाम याद रखिएगा। इसी का परिणाम था कि भारत में खिलाफत आंदोलन के रूप में जो है इसका विरोध शुरू हुआ, अर्थात भारतीय मुसलमान जो थे ये अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। कारण यही खलीफा का था। गांधी जी की अध्यक्षता में 24 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर सहयोग नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको असहयोग के रूप में भी जानते हैं। इसके माध्यम से गांधी जी भारतीय मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते थे ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के संबंध में 30 नवंबर 1919 को अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक बैठक आयोजित किया गया तथा बिहार में भी खिलाफत आंदोलन को संचालित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्ष के रूप में रशीदुल हक को बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी के आदेश पर जालियांवाला बाग मेमोरियल फंड के लिए चंदा एकत्रित करने के उद्देश्य से 6 से 13 अप्रैल 1920 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया, जिसका नेतृत्व जो है वो मजहरुल हक ने किया था तथा प्रमुख सहयोगियों में सरफराज हुसैन खान, के.बी. दत्ता, मोहम्मद शफी आदि लोग जो हैं वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट है जो कि देख लेते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में रहने वाले शाह बदरुद्दीन को उलेमा की उपाधि दी गई थी। फैक्ट है, अच्छे से याद रखेंगे। शाह बदरुद्दीन को उलेमा की उपाधि। बिहार में राष्ट्रीय सप्ताह का विरोध जो है शुरू में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने किया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने समर्थन भी कर दिया था। नूरुल हसन जो थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। जस्ट इसी के बाद शुरू होता है आपका असहयोग आंदोलन और बिहार पर इसका इम्पैक्ट। अब इसको देख लेते हैं। नेशनल में आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिसको गांधी जी ने शुरू किया गया था और 1922 में यह जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, अर्थात असहयोग, और इसी का प्रतिफल था कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। बिहार में असहयोग का प्रस्ताव जो है पहली बार भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को धरणीधर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका समर्थन मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद ने किया था। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। बिहार में ध्यान रखिएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन को संचालित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सक्रिय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, मोहम्मद जुबैर और गुलाम इमाम जो थे वो मुख्य रूप से थे। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई जो थे महेंद्र प्रसाद, ये छपरा के एसडीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं और कुछ लोगों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामदयालु सिंह, मथुरा प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, मटुकधारी प्रसाद आदि लोग जो हैं वो प्रमुख हैं। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपके सामने ये रहेगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है तत्कालीन शाहबाद जिले वर्तमान बक्सर में, जो वर्तमान बक्सर के डुमरांव में है, यहाँ नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला तो बिहार, दूसरा शाहबाद जिला और उसके अंदर भी जाते हैं तो बक्सर के डुमरांव में। दिसंबर 1920 में गांधी जी बिहार की यात्रा पर आते हैं और भागलपुर से शराबबंदी कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में शराबबंदी कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, तो ध्यान रखिएगा। शराबबंदी आंदोलन बिहार में कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। गांधी जी मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए छात्र नौजवानों को इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किए थे, जिसके बाद छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान के द्वारा पटना गया रूट पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई थी। ये देखिए, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का स्थापना 5 जनवरी 1921 को किया गया और जस्ट इसके एक दिन के बाद गांधी जी आते हैं बिहार की यात्रा पर और इसी कॉलेज कैंपस में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना करते हैं, जिसका कुलपति मजहरुल हक
उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद तथा प्रधानाध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ताकि जितने भी बिहार के युवाओं के द्वारा स्कूली शिक्षा छोड़ी गई थी ताकि वो उसमें फिर से जुड़ सकें। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया है। ठीक है, नोट में है कि इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के मात्र 20 दिन ही शेष बचे थे। इसके अलावा अब्दुल बारी बीएन कॉलेज तथा सैयद मोहम्मद शेर ने पटना लॉ कॉलेज छोड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने के लिए मजहरुल हक ने पटना दानापुर रोड पर मियाँ खैरुद्दीन के घर में एक पाठशाला खोली थी, जिसे सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1921 को की जाती है। तो याद रखिएगा, सदाकत आश्रम मजहरुल हक के द्वारा 30 सितंबर 1921 को खोली गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सदाकत आश्रम में जो मजहरुल हक ने अपनी स्थापना की थी, यहीं से द मदरलैंड नाम का समाचार पत्र भी शुरू किया गया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार बीपीएससी और बिहार के एग्जाम्स में। तो ध्यान रखिएगा कि द मदरलैंड किसने शुरू किया था? मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से, जिसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े तथा छात्र नौजवानों को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित किया जाए। यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों तथा क्रांतिकारियों के बीच में एक झड़प हो गई थी, जिसमें सिर्फ अपने झंडे को ऊंचा रखने की बात की जा रही थी। इसमें ब्रिटिश बोल रहे थे कि हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, भारतीय बोल रहे थे हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। तो इसी झंडे को सुलझाया गया था बाद में, ताकि बैलेंस रूप में इसको रखा जा सके, और इसी को भागलपुर झंडा कांड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटती है, और असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस लेते हैं, और इस तरह ये समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के समक्ष मुजफ्फरपुर में फिरंगिया नामक गीत गाया गया था, और किसने गाया था? इसके रचयिता मनोरंजन प्रसाद थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, आप ध्यान रखिएगा कई बार। ठीक है, और भी बिहार के एग्जाम्स में कि फिरंगिया नामक गीत किसने लिखा था? तो मनोरंजन प्रसाद ने गांधी जी के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कांग्रेस का गया अधिवेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग कांग्रेस का बांकीपुर पटना अधिवेशन देख चुके हैं और उसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक वही चीज़ अब यहाँ पे कांग्रेस का गया अधिवेशन हम लोग देखेंगे। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन की बात करेगा, तो ये गया में आयोजित होता है, और जो कि बिहार का दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन रहेगा, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास यानी कि CR दास ने की थी। तो ये 3 जगह याद रखिए, 37वां अधिवेशन, गया, बिहार का दूसरा, और चित्तरंजन दास अध्यक्ष रहेंगे। इस अधिवेशन में CR दास स्वयं केंद्रीय विधायिका परिषद में शामिल होने के पक्षधर थे, लेकिन यह सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाया था, और इसी घटना के बाद CR दास जो है वो अलग होकर के स्वराज्य पार्टी का गठन कर लेते हैं 1923 में। इस अधिवेशन में स्वागतकारिणी समिति के सचिव कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि उनके प्रमुख सहयोगी अनुग्रह नारायण सिंह रहते हैं। नोट में है कि बिहार के संदर्भ में इस अधिवेशन को सफल माना जाता है, क्योंकि दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था, और इसी वजह से दीप नारायण सिंह को आगे जा करके बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री बनने की भी ख्याति प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वराज दल का गठन होता है, और बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देख लेते हैं। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, इन तीनों ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया। ये लोग जो हैं वो केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने के पक्षधर थे। जैसे इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शन में एक पक्ष था जो भारतीय, वो चाहता था कि हम विधान परिषद में शामिल हो करके और नीतियों के माध्यम से बदलाव ला करके भारत को आज़ाद करवाएं, जबकि दूसरा दल चाहता था कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, बाह्य रूप से उनका विरोध करके इसको समाप्त करेंगे। तो इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जो है वो शामिल होने वाले में शामिल थे, ध्यान रखेंगे। NC केलकर भी इसके समर्थन में थे। स्वराज्य दल की पहली बैठक जो है पटना में 26 जनवरी 1923 को होती है, जिसमें कई पदाधिकारी बनाए जाते हैं। तो अध्यक्ष याद रखिएगा नारायण प्रसाद थे, सचिव अब्दुल बारी, और सहायक में कृष्ण वल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय, ये लोग शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वराज्य दल की शाखा का दूसरा बैठक जो है 9 मार्च 1923 को होता है पटना में ही,
और स्वराज्य दल के बिहार शाखा का तीसरा बैठक 2 जून 1923 को होता है। इसमें पहली बार राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो शामिल होते हैं। स्वराज्य दल के सक्रिय सदस्य के रूप में श्री कृष्ण सिंह और अरुणजय शर्मा आदि आपको देखने को मिलेंगे, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में सबसे पहले विट्ठल भाई पटेल गए थे। इसीलिए जब सदन में बम फेंका गया था तो उस समय जो आप लोग पढ़िएगा विट्ठल भाई पटेल ही अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा वो घटना। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नोट है जो कि फैक्चुअल नोट्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फैक्ट वाले नोट्स को अच्छी से आपको याद रखना है ताकि ये आपके एग्जाम में छूटे ना। बिहार में खादी कार्यक्रम को बढ़ाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी क्रम में नीलकांत चटर्जी ने 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को सूत काटने का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1924 में पटना में खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें चरखा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जो कि अभी भी होता है, देखते होंगे आप लोग। सितंबर 1925 में गांधी जी खादी कार्यक्रम देखने के लिए बिहार की यात्रा पर आए थे और इसी समय 22 सितंबर 1925 को वे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में कब होती है? तो 22 सितंबर 1925 को गांधी जी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में कुछ छोटे मोटे किसान आंदोलन भी हुए हैं जो कि चर्चा में रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार। जैसे आप चंपारण का पढ़ते हैं तो चंपारण भी जो था एक तरह से किसान आंदोलन का ही स्वरूप था, आप उसको देख सकते हैं, जो सफल भी रहा था 25% कर वापसी के साथ। अब आगे हम देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद स्थानीय स्तर पर किसान संगठनों की शुरुआत होती है, जिसमें बिहार का पहला किसान संगठन किसान सभा के रूप में सम्मुख आता है। बिहार में पहला किसान संगठन किसान सभा के रूप में गठित हुआ और मुंगेर में वर्ष 1922-23 में इसके अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सचिव सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह को बनाया जाता है। यानी कि किसान सभा की स्थापना 1922-23 के आसपास होती है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनको कि नौरंग राय के नाम से भी जानते हैं। ये तत्कालीन समय में भूमिहार और ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए पटना जिले के बिहटा में एक आश्रम स्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेले में, वही जो सारण वाला है, इसके शुभ अवसर पर एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था और इसी अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं और सचिव के रूप में श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन के अग्रदूत बन जाते हैं और इसके सहयोगी के रूप में अलग अलग जगहों से लोग शामिल होते हैं। जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर पर भी किसान आंदोलन शुरू होते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का नाम है, जैसे गया से कहेगा तो यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन छपरा से, यमुना कारी दरभंगा से, कार्यानंद शर्मा बढ़िया ताल मुंगेर से, युगल किशोर शर्मा शाहाबाद से और पंचानंद शर्मा भी शामिल हैं। ये कुछ नाम जरूर आप याद रखेंगे, ये पूछता है कभी कभी कि ये किस जगह से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का बिहार में 3 सम्मेलन होता है शुरू में, जो कि मुख्य रूप से है। पहला सम्मेलन की बात करेंगे तो ये बिहटा में होता है। 27 से 28 नवंबर 1929 तक अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ही करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा सम्मेलन गया में होता है। जैसे देखिए, पहला बिहटा में हुआ, दूसरा गया में हुआ और तीसरा हाजीपुर वैशाली में। तो तीनों को याद रखना है आपको। और दूसरे का समय कहेगा तो 29 से 30 अगस्त 1934 का है। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और फिर पुनः आपके हाजीपुर वैशाली में तीसरा सम्मेलन होता है 26-27 नवंबर 1935 को और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसी सम्मेलन में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और उस समय जमींदारी प्रथा जो है किसानों का शोषण कर रही थी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स जो हैं फैक्चुअल के रूप में वो देख लेते हैं और उसके बाद कुछ आपको चीज़ें बताएंगे। जैसे शाहाबाद क्षेत्र में नहर शुल्क में वृद्धि करने के कारण किसानों ने आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व स्थानीय किसान जो थे गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल जी जो थे इनके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, शाहाबाद वाले एरिया में। बिहार में किसानों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वारा कार्यकारिणी समिति का गठन 1933 में किया गया था, जिसके सक्रिय सदस्य स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, श्री कृष्ण सिंह, युगल किशोर शर्मा, पंचानंद शर्मा आदि लोग जो है वो प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे।
नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में तत्कालीन मुंगेर जिला के बढ़िया ताल में आंदोलन किया गया था, जिसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी करना था। तो ये ध्यान रखिएगा, बकास्त आंदोलन इसी को कहा जाता है जो जमींदारों के विरोध में था। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी पूछता है बकास्त आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिथिलांचल क्षेत्र की बात करेगा तो फूलों की खेती करने वाले किसानों पर कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण मिथिलांचल मधुबनी के किसानों ने 1921-22 में असहयोग आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के खिलाफ शुरू किया था। तो शुरू में देखिए दरभंगा महाराज के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है 1921-22 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक जो है नवंबर 1936 में बिहार के गया में आयोजित की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनवरी 1927 में गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए थे और विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर खादी कार्यक्रम को देखकर खुश हुए थे, और इसी क्रम में उन्होंने जीरादेई को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली थी, इसको तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया था, जबकि दरभंगा को आधुनिक तीर्थ स्थल की संज्ञा दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये सब जितने भी फैक्ट्स आपको दिखा रहे हैं कोई ना कोई परीक्षा में पूछे गए हैं, इस वजह से आप इनको अच्छे से देखेंगे और याद रखेंगे। 22 सितंबर 1925 को गांधी जी ने पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी, जो कि आपको पीछे बता रखे थे। 22 सितंबर 1925 को गांधी जी ने पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए बेसिक्स याद रखिएगा कि बिहार में पहला किसान आंदोलन किसान नेता कौन होगा, तो विद्यानंद हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। जबकि प्रमुख रूप से कहेगा कि कौन थे, तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिक्स जब भी आएगा आपको 1919-20 के 20-21 के आसपास का रहेगा, तो ये आपको विद्यानंद, और उसके बाद जब भी आएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। उसमें भी किसान सभा की बात कर लेते हैं। तो देखिए शुरू में ये 22-23 में गठन होता है, और इसका मुख्य रूप से गठन होता है जो 1928 में होता है, और इसी के बाद 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है, और यही बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसका औपचारिक गठन 1933 में होता है। ठीक है, और फाइनली जाकर के 1936 में जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट हैं, कई बार पूछे हुए हैं, आपको लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में कुछ क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ था, उनको क्या हुआ है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में स्थानीय स्तर पर भी नेताओं ने संगठन स्थापित किए और लोगों को संगठित एवं आंदोलन हेतु जागरूक करने का प्रयास किया, ताकि लोग बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लें और बिहार के साथ साथ भारत भी जल्दी से ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हो सके। अब कुछ संगठन की बात हम लोग कर लेते हैं, जिसमें पहला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि बिहार समाजवादी दल के नाम से जाना जाता है। बिहार के समाजवादी नेताओं ने वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, और इसके संस्थापक के रूप में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा शामिल थे, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार समाजवादी दल। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से वर्ष 1934 में विधिवत रूप से इसकी स्थापना की गई और कांग्रेस समाजवादी दल का नाम दिया गया, तथा विभिन्न पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। ठीक है, आप याद रखेंगे। सक्रिय मेंबर के रूप में आपको गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, योगेंद्र शुक्ल और बसावन सिंह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब लोगों का नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल है तो इम्पॉर्टेंट रहता है। कार्य एवं उद्देश्य क्या था इसका, तो स्थानीय लोगों में क्रांतिकारी भावना को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर हित के सुरक्षा के आंदोलन का नेतृत्व करना, जो कि उग्रवादी रूप में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट संस्था आती है हमारे यहाँ बिहारी युवक संघ करके, तो ये भी बहुत पॉपुलर संस्था है, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार में युवाओं को संगठित करने के लिए वर्ष 1928 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना होती है। कब, वर्ष 1928, मोतिहारी जगह है, बिहारी युवक संघ की स्थापना होती है। बिहारी युवक संघ का देखिए सचिव कहेगा तो प्रोफेसर ज्ञान साहा को बनाया गया था। इन्होंने 10 अप्रैल 1929 को बिहार के जनता के नाम एक पत्र जारी किया था कि सभी लोग 14 अप्रैल 1929 को नौजवान दिवस मनाएंगे। ठीक है,
अगर पूछे आपसे कि बिहार में नौजवान दिवस कब मनाने की बात की गई थी, तो नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 को मनाने की बात की गई थी। कौन बोला था? तो प्रोफेसर ज्ञान शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार शरीफ में फरवरी 1930 में बिहारी युवक संघ की भी स्थापना की गई थी। कार्य उद्देश्य सेम आप लोग समझ सकते हैं कि सभी युवाओं को खादी वस्त्र पहनना और साथ ही साथ खादी कार्यक्रम को बल देने के लिए इसको बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य रह गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार कौमी सेवक दल। इसको भी देख लेते हैं, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की जाती है। ठीक है, कब? 27 नवंबर 1921 बिहार कौमी सेवक दल। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में बनेगा और विभिन्न जिलों में इसकी शाखाएं खोली जाएंगी, जिसके मेंबर के रूप में मजहरुल हक, मोहम्मद शफी, दीप नारायण सिंह, बाबू नारायण प्रसाद और अरुणजय शर्मा ये सब शामिल होंगे। और कार्य और उद्देश्य की बात करेंगे तो बिहार में कांग्रेस से संबंधित कार्यकर्ताओं और खिलाफत आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को संगठित करना तथा प्रदेश में शांति बनाए रखना और लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि यदि आप हिंसा करेंगे तो ब्रिटिश आपको दमन कर सकते हैं क्रूरतापूर्वक, जबकि अगर आप शांति से विरोध करेंगे तो आप लंबे समय तक विरोध को जारी रख सकते हैं। अब उसके बाद साइमन कमीशन और बिहार को देख लेते हैं। साइमन कमीशन को ऑलरेडी आप लोग नेशनल में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से आप लोगों को आज यहीं तक हम कंप्लीट करवाते हैं और इसके आगे जो है साइमन कमीशन और बिहार आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आप इसको कंपाइल कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और यहाँ तक यदि आप आए हैं तो आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी या फिर कोई भी गाइडेंस या फिर जो भी चीज़ आपको समझना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको कंप्लीट तरीके से। 72वीं बीपीएससी का फॉर्म जो था वो भी आप लोग फिल कर ही चुके होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप लोग लग गए होंगे, तो उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे और काम भी देंगे। जैसा कि 31 तारीख को पता ही होगा लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, 72वीं का कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।